Hi everyone, I welcome you all to A2SSB YouTube channel. In this particular channel, we generally discuss the every related topic of CDS, FCAT, CAPF, and various other examination, including your state boards too, like West Bengal Public Service Commissions and all. Right. So, without wasting much time on gossiping, let's begin with our topic. Today, our topic is fundamental rights. Okay. जो फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब बात यह है कि हम लोग ये फंडामेंटल राइट्स को पढ़ क्यों रहे हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में है क्यों। राइट। सो देखिए, हम लोगों को अगर एक अच्छा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना है, ठीक है, अगर अच्छा एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना है तो नेशन को कुछ लॉज के ऊपर बेस होना चाहिए, कुछ लॉज होना चाहिए जिसके ऊपर नेशन चलना चाहिए। ओके, कुछ लॉज होना चाहिए जिसके ऊपर भरोसा करके एक आम आदमी अपना गुजारा कर सकता है, कुछ लॉज होना चाहिए जो नॉर्मल पीपल को प्रोटेक्ट करे। ओके, तो प्रोटेक्ट इन द सेंस in various field, in terms of his life, okay, in terms of his livelihood, right, in terms of his properties, okay, in terms of very other thing like uh, his place in the government, not in the government, his place in the country, or his designation, this kind of thing। इस सब के लिए कुछ लॉज होना चाहिए जिस लॉज के ऊपर आधार करके एक नेशन चल सके। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। राइट। और एक और बात इस फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग आप लोगों को जानना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है इसको बनाया गया है इसलिए कि एक एक गवर्नमेंट बन सके, जो गवर्नमेंट कुछ लॉज के आधार पर काम कर सके। इसीलिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो फंडामेंटल राइट्स है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंक्लूडेड इन आवर फंडामेंटल राइट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। ओके, सो जो फंडामेंटल राइट्स है, दिस फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इन फ्यू पार्ट्स। ओके, फ्यू पार्ट्स, फ्यू शेड्यूल्स। ओके, सो इन्हीं पार्ट्स में एक पार्ट है पार्ट 3, जिस पार्ट में दिस फंडामेंटल राइट्स हैज बीन मेंशन्ड। ओके, सो इस पार्ट 3 जो है, इस पार्ट 3 को बेसिकली बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है, देखिए, बेसिकली प्रीवियसली पोर्तुगीज और ब्रिटिश ये जो टर्म मैग्ना कार्टा है, इस टर्म का यूज करता है किसी लिए कि कुछ रिटन, एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, जिस ये रिटन डॉक्यूमेंट में जो भी चीज मेंशन होगा, ये सारा का सारा चीज जस्टिशिएबल होगा। ठीक है, जस्टिशिएबल मीन्स यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स और यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। दिस मतलब यही पर्टिकुलर चीज को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 को इसलिए बोला जाता है मैग्ना कार्टा क्योंकि पार्ट 3 में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोगों को मानना है। इन सारे इंस्ट्रक्शन को अगर हम किसी का एब्रिज किए, इन सारे इंस्ट्रक्शन को पालने से अगर हम लोगों ने कोई मतलब विरोध किए, ठीक है, देन दे आर जस्टिसेबल, देन वी हैव टू विजिट कोर्ट और सम लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अस। राइट। सो इसीलिए हम ये जो फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट को कवर करता है। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। पार्ट 3 को पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बाद में बना है, मतलब पहले तो और भी बहुत देश है जिन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने बहुत सारे जो नेशंस हैं, उन सब नेशंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया हम लोगों ने कैच किया। ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया से हम लोग इंस्पायर्ड हुए। तो ये जो फंडामेंटल राइट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ का इंस्पिरेशन है, ये यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग इंस्पायर्ड हुए। क्यों? क्योंकि यूएसए के मतलब जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय यूएसए में ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक था कि जो यूएसए का जो नागरिक है, यूएसए का जो सिटीजन्स है, उन सिटीजन्स को कुछ ना कुछ आधार मिलेगा जिस आधार से वो लोग नेशंस में रह सके। मतलब उन लोगों का सिक्योरिटी,
या कुछ भी हो, मतलब दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर फॉर द सिटीजन्स, राइट? मतलब द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर फॉर द सिटीजन्स इन यूएसए एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो हम लोग उस पर्टिकुलर आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, और हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किए, राइट? ओके, सो टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स वी हैव टाइप्स ऑफ राइट्स वी हैव। ओके, हम लोग के पास फंडामेंटल राइट है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन राइट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट? देखिए, अगर कोई राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, अगर कोई राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फिर उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट, राइट? मतलब राइट टू वोट, अगर कोई आपको वोट दान करने से बाधा दे रहा है, तो फिर ये आपका मतलब वोट दान करना आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अगर कोई आपको वोट दान करने से बाधा दे रहा है, तो आप उनके खिलाफ आईनी कार्रवाई कर सकते हैं, राइट? एंड गाइस, वन मोर थिंग, माय हिंदी इज लिटिल बिट वीक, सो आई थिंक यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, राइट? मतलब कुछ कुछ वीक मीन्स नॉट दैट मच वीक, बट कुछ कुछ टर्म्स में मैं थोड़ा बंगाली घुसा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लीगल राइट। व्हाट इज लीगल राइट? लीगल राइट इज बेसिकली अ थिंग जो कि लीगली आपके पास मौजूद हो, मतलब आप अगर चाहो तो अ, उस चीज के ऊपर मतलब गवर्नमेंट आपको उस चीज से मना नहीं कर सकता, ठीक है? लाइक आरटीआई, ठीक है? अगर आपके पास ये राइट है कि आप कोई भी केस का हो या कोई भी चीज का हो, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से मांग सकता है, ठीक है? दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट? फंडामेंटल राइट तो आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट क्या है कि अगर कोई राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट नहीं है, वही होगा आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन राइट, राइट? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ओरिजिनली देवर एट 7 फंडामेंटल राइट, मतलब पहले जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 के 7 फंडामेंटल राइट्स थे। व्हाट आर दे? देखिए, फर्स्ट तो है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है? फर्स्ट है क्या? राइट टू इक्वालिटी। ओके, ओके, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट होगा क्या? राइट टू फ्रीडम, ठीक है? राइट टू इक्वलिटी मीन्स क्या, मैं डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा, बट पहले आप थोड़ा जान लो कि मतलब इस नेशन में किसी को भी अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, कि अगर वो राजा का बेटा है तो उसको राजा की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसके लिए लॉज अलग अलग होगा। आप नॉर्मल मजदूर के बेटे हो तो उसके लिए लॉज अलग होगा, ये सब नहीं है। सब आइन के आंखों में सब इक्वल है। राइट टू फ्रीडम, ओके, यू हैव फ्रीडम, यू हैव टू यू कैन गो एनीवेयर, ओके? आप कोई भी जॉब अपने आप ले सकते हो, ठीक है? मतलब अगर आप एलिजिबल हुए तो, राइट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, व्हाट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? लिखने दीजिए मुझे पहले। व्हाट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? इसका मतलब है, अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, मगर आपको कोई घर, आपको अपने घर से निकाल दे रहा है, आपको मारपीट कर रहे हैं, मतलब आप अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हो, ठीक है, तो आप के लिए एक प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है? जो आपको आपका राइट एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसके खिलाफ आईनी कार्रवाई हो सकता है। दिस इज बेसिकली, इन शॉर्ट, दिस इज बेसिकली द राइट टू एक्सप्लॉइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देन है एक क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेसिकली कि आप अपने अनुसार, ओके, आप कोई भी रिलीजियन फॉलो कर सकते हो, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी गॉड को आप मान सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर धर्म को ही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है एक राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बाद में रिमूव कर चुके हैं, ठीक है? राइट टू प्रॉपर्टी करंटली इज नॉट नाउ इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट, ओके? दिस इज करंटली इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। ओके, तो ये अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स थे, अगर कोई ये फंडामेंटल राइट्स आपको फॉलो करने से बाधा दे रहा है,
ठीक है? कोई आपको ये फंडामेंटल राइट्स फॉलो करने से बाधा दे रहा है, फिर आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसको अप्लाई करके आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, ठीक है? कि मेरा फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं हो रहा है, कोई बाधा दे रहा है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ इज़ बेसिकली क्या? बेसिकली अगर कोई आपको फंडामेंटल राइट फॉलो करने से बाधा दे रहा है, तो फिर ये आपके पास एक हथियार की तरह काम करता है, राइट? ओके, सो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला बात है, हम लोगों ने राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के तहत इन 1978 44th अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है। इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ कुछ आता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन मतलब क्या? मतलब ये पहले राइट टू जो प्रॉपर्टी था, ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले था आर्टिकल नंबर 33 में, 31 में, सॉरी आर्टिकल नंबर 31 में दिस वाज़ मेंशन। ओके, आर्टिकल नंबर 31 में ये पहले था आर्टिकल नंबर 31 में। करंटली इसका स्टेटस क्या है? करंटली इट इज इन आर्टिकल 300 ए। करंटली इट इज आर्टिकल 300 ए। मतलब ये फंडामेंटल राइट के अंदर अभी नहीं आता, ये आता है किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन ये आएगा आपका कि कौन से अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने इसको रिमूव किया है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट की तरफ। और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टीज एक्चुअली है क्या, मतलब करंट राइट टू प्रॉपर्टी का करंट स्टेटस क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है? और हो सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले कौन से आर्टिकल में था? यू हैव टू आंसर आर्टिकल 31। और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी का अभी क्या स्टेटस है, मतलब कौन से आर्टिकल में अभी है? दैट इज आर्टिकल 300 ए। right? This was all about right to property. What you need to know for your CDS examination और FCAT examination और CFF examination, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता आर्टिकल ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसके तहत। ठीक है, ओके, हम लोग एक PYQ कर लेते हैं अभी। ठीक है, एक PYQ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के अंडर एक आया था, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2020 में। चूज द करेक्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैज डिलिंक्ड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट है जिस अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया था। सो इजी आंसर आर्टिकल नंबर 44, सॉरी अमेंडमेंट नंबर 44। इससे हम लोगों ने इसको रिमूव किया था। और भी कुछ हम लोगों ने आर्टिकल नंबर जो 44 है इसके तहत और भी कुछ काम किए थे, राइट? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट। मतलब पहले ये होता था कि अगर एक स्टेट में इमरजेंसी लग जाए, मतलब इमरजेंसी क्या है ये मैं एक और क्लास में समझा दूंगा। अगर स्टेट में ये समझ लीजिए कि अगर एक स्टेट में इमरजेंसी लग जाता था पहले, तो क्या होता है जब प्रेसिडेंट उसको इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, तब उसका जो रीजंस था, ठीक है, वो मतलब वो क्वेश्चनेबल नहीं था, ठीक है, कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। बट 44th अमेंडमेंट से ये चेंजेस हुआ है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट। मतलब कौन से आधार पर आप लोगों ने इमरजेंसी लगा दिया, ठीक है, क्यों आप लोगों ने ये लगा दिया। और भी कुछ इमरजेंसी के तहत और भी कुछ चेंजेस हुआ था इस 44th अमेंडमेंट के तहत से, ठीक है, वो हम लोग कभी बाद में एक और क्लास में कर लेंगे। मतलब 42nd और आपके पकड़ के चलो 44, ये दोनों अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी आप छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम दे रहा हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट को थॉरली। ओके, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हम लोग ये जो फंडामेंटल राइट है थॉरली हम लोग पढ़ेंगे। सो आर्टिकल 12 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 12 में बोला गया है कि वी हैव गॉट फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट। मतलब स्टेट के अगेंस्ट हम लोग के पास फंडामेंटल राइट्स है। अब बात यह है कि स्टेट का मतलब क्या है? बंगाली में या हिंदी में स्टेट का मतलब क्या बोला जाता है? राज्य, राइट? बंगाली में क्या बोला जाता है इसको? राज्य। बट एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज डिफरेंट। मतलब इन योर कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज डिफरेंट। लाइक ये जो स्टेट का मतलब है, ये स्टेट का मतलब क्या है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो रहेगा, आपका पार्लियामेंट रहेगा उसमें, ठीक है, आपके स्टेट गवर्नमेंट रहेगा इसमें, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, म्युनिसिपैलिटी रहेगा, ठीक है सर, पंचायत रहेगा, ठीक, LIC वगैरह रहेगा, ONGC वगैरह रहेगा। मतलब बेसिकली कुछ भी हो जो कि
जो कि हम लोग का कंट्री में लीगल है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस लीगल है, ये सब के सब रहेंगे किसमें, आर्टिकल 12 के अंदर। ओके, यही था, मतलब व्हाट इज स्टेट, स्टेट मतलब ऐसा एमसीक्यू पूछ देता है कि स्टेट के अंदर कौन कौन है, ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि वन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 2 नंबर पे रहेगा क्या, पंचायत, ठीक है। 3 नंबर पे रहेगा क्या, 3 नंबर पे रहेगा पार्लियामेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन देगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा ओनली 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओनली, अब मान के चलो इधर एक और कंफ्यूज करने के लिए अगर एक और चीज दिया कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि बेसिकली राज्य को बोला जाता है स्टेट, तो आप क्या करोगे, ओनली 4 अगर ऑप्शन दिया तो आप इसको राइट करके आ जाओगे। बट एक ऑप्शन और रहेगा कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ये जो सारा ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन रहेगा। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बेसिकली ये याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट मतलब क्या है, स्टेट मतलब है सब कुछ, जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, पार्लियामेंट रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, म्यूनिसिपलिटी रहेगा, पंचायत पंचायत रहेगा, बाकी और भी चीजें जो है वो सब स्टेट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट बढ़ता है आर्टिकल 13 के अंदर, जुडिशियल रिव्यू। ओके, स्टेट्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी जजमेंट अगर आपके अंदर मतलब आपके खिलाफ या आपके फॉर्म में कोई भी जजमेंट अगर है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को रिव्यू के लिए डाल सकते हैं कि ये क्या फेयर हुआ है, या क्या सब चीज को जज करने के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। आप इसको रिव्यू पे डाल सकते हैं, मतलब कोई भी अगर आपके अगेंस्ट पे डिसीजन पार्लियामेंट लिया तो आप उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हो, आर्टिकल 13 में ये बोला गया है। अब जो पार्ट्स है फंडामेंटल राइट का, फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा था, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है, मतलब आर्टिकल 14 में क्या है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ के सामने हम सब सेम है, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या बोला है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब पहले समझिए कि ये जो लॉ हम लोग नेशन बिल्ड करने के लिए जो लॉ बिल्ड कर रहे हैं, इसके सामने सब सेम होगा। सब सेम मतलब कोई अगर अमीर हुआ तो उसको कोई अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर कोई गरीब हुआ तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को बेसिकली आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पर्सन सिमिलर कंडीशन में रहे, मतलब मान के चलिए कि दो दो पर्सन है, ठीक है। 2 पर्सन है, एक का फैमिली इनकम है, मतलब एक का इनकम है 1 लाख, राइट। एक का इनकम है 1 करोड़, ठीक है। अब गवर्नमेंट दे रहा है सब्सिडी, ठीक है। गवर गवर्नमेंट क्या दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है सब्सिडी। ओके, तो सब्सिडी इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बंदा गया क्या, कहाँ, कोर्ट पे। कोर्ट पे ये बोलने गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि सब कोई सेम है, ठीक है। तो हमको क्यों सब्सिडी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, बेसिकली ये जो 1 लाख वाला बंदा है, इसको सब्सिडी की जरूरत है। 1 करोड़ वाला जो बंदा है, इसको सब्सिडी की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि पर्सन इन सिमिलर कंडीशन एंड सिमिलर सर्कमस्टेंसेस शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब एक कंडीशन में रहने वाला आदमी को एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, एक तरह में एक एक कंडीशन पे रहने वाला आदमी को एक तरफ से ट्रीट किया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि किसी के भी ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं ये किया जाएगा कि अगर सब्सिडी मिल रहा है तो ये अमीर आदमी को ही ज्यादा ज्यादा मिले, इसको कम कम मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। दिस वाज इन आर्टिकल नंबर 14। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इज आर्टिकल नंबर 15। ओके, इसमें क्या बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब किसी भी कंडीशंस में, ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपको अलग नहीं किया जाएगा। आप कोई से भी जाति से बिलोंग करते हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आप किसी भी जेंडर के हो, ठीक है, मेल हो, फीमेल हो, या थर्ड जेंडर हो, आपको एलजीबीटीक्यू हो, आपको कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। कास्ट, आपका जाति कुछ भी हो, ठीक है, आपका जाति कुछ भी हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आपका जन्म का स्थान कुछ कुछ भी हो, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा,
ठीक है, दिस वाज इन आर्टिकल नंबर 15। एक क्वेश्चन आता है, मैं पहले बोलना भूल गया। एक क्वेश्चन एक एक शायद सीडीएस का ही पीआईक्यू में आया था, बहुत पहले आया था कि नेम द आर्टिकल व्हिच वाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल। ठीक है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है वो जो आर्टिकल नंबर, वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फंडामेंटल राइट माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 में एक और एडिशन है। नो वन कैन प्रोहिबिट एनीवन in access of public places and use of public property like well, pond or some places maintained by state fund। मतलब कोई भी किसी को पब्लिक वेल यूज करने से मना नहीं कर सकता, पब्लिक पॉन्ड यूज करने से मना नहीं कर सकता, और कोई भी चीज जो कि स्टेट फंड से, मतलब स्टेट के फंड से चलता है, उस चीज में कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता। ये एक एडिशन है आर्टिकल 15 के अंदर। अब बात यह है कि आप लोग बोलोगे कि डिस्क्रिमिनेशन अगर नहीं, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, नहीं है, तो फिर बस के पहले सीट में लेडीज लोगों को क्यों बैठाया जा सकता है? वहां पर तो एक जेंट्स भी बैठ सकता है। सो कुछ कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के अंदर। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं नहीं हो रहा है, तो फिर SC ST का रिजर्वेशन क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब आप बोलोगे कि एक बंदा जनरल कास्ट से है, कुछ कोई भी एग्जाम के लिए उसका काटअप जा रहा है 80, और SC ST का काटअप जा रहा है 30 के आसपास, तो ये तो एक तरफ से डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। तो बेसिकली कुछ कुछ एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 के अंदर, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 15 का एक क्लॉज, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 में एक बोला गया था कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब वुमेन एंड चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा। ये जो वुमेन राइट है ना, ये सब ये आर्टिकल 15 के 4 क्लॉज के अंदर ही होता है। मतलब बेसिकली क्या कि वुमेन को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया जाएगा। इसका मतलब आप बस के सीट्स पे देख लो, या कोई भी जॉब के फील्ड में, या कोई भी म्यूनिसिपैलिटी के सीट्स पे वुमेन के रिजर्वेशन के देख लो, ये सब इसी आर्टिकल से आता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर अच्छा, इसको हम लोगों ने फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत से ऐड किया था। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने इसको ऐड किया था। ठीक है, अच्छा, आई एम वेरी सॉरी गाइस, दिस इज ऑन 15/3। ओके, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको नहीं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 15/4 को ऐड किया गया था। 15/4 में है क्या? 15/4 में था क्या? रिजर्वेशन ऑफ SC and ST। ओके, SC and ST का रिजर्वेशन रहेगा, ये बोला गया था आर्टिकल 15/4 के अंदर। इसको हम लोगों ने ऐड किया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 15/5 में क्या है? सेम चीज है। 15/5 में ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन ओबीसी के लिए एक रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, ये था एक 15/5 में। रिसेंटली 15/6 क्लॉज ऐड हुआ है। इस 6 क्लॉज में बोला गया है कि रिजर्वेशन रहेगा किन के लिए? रिजर्वेशन रहेगा EWS और की जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, इन सब के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से अमेंडमेंट से हम लोगों ने 14/4 को हम लोगों ने ऐड किया, कौन से अमेंडमेंट से हम लोगों ने 15/6 को ऐड किया? तो 15/6 को हम लोगों ने ऐड किया 103rd अमेंडमेंट में। कब हुआ था 103rd अमेंडमेंट? इन 2019, राइट? आई थिंक यू हैव गॉट आर्टिकल 15 गाइज। और कुछ ज्यादा क्वेश्चन इधर से आता नहीं है, 15 से एटलीस्ट ज्यादा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 की ओर। आर्टिकल 16 में क्या बोला है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो, कहीं से भी बिलोंग करो। ठीक है, आप कोई भी कास्ट से हो, कोई भी जेंडर हो आपका, तो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको समान अधिकार है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ केसेस भी हुआ था। एक मंडल कमीशन था। ठीक है, मंडल कमीशन के तहत हम लोगों ने 27% रिजर्वेशन बनाया था ओबीसी के लिए। ठीक है, और इसके तहत एक एक रामनंदन कमेटी भी बैठा था। ये रामनंदन कमेटी जो था, ये रामनंदन, आप बस इतना याद रखो, रामनंदन जो कमेटी था, ये ओबीसी के रिगार्डिंग था। ओबीसी का एक नॉन क्रीमी लेयर था। ठीक है,
तो ये नॉन क्रीमी मतलब नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को डिस्क्रिमिनेट किया था ये रामनंदन कमेटी के तहत, ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ अमेंडमेंट थे, एक 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे, ठीक है। इस 81st अमेंडमेंट में बोला गया था कि बैकलॉग वैकेंसी होना चाहिए, मतलब बैकलॉग वैकेंसी होगा, रिगार्डिंग बैकलॉग वैकेंसी, बट बस आप इतना जान लो। एक हुआ था 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 93rd अमेंडमेंट में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये बात हुआ था कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा, लाइक एससीज एंड एसटीज। ओके, देखिए अब आर्टिकल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 17 में ये बोला गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता नहीं रहेगा, ठीक है। अब पर फिर भी ये जो अनटचेबिलिटी है, ये अनटचेबिलिटी एक्चुअली है क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। द वर्ड अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये जो छूत अछूत का है, जात पात का जो भेदभाव है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर किसी किसी मैंने मतलब किसी ने ये किया और वो पकड़ा गया, ठीक है, तो उसको ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, पार्लियामेंट के कोई भी इलेक्शन में उसको भाग नहीं लिया जाएगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बेसिकली ये है कि मतलब छूत अछूत का जो भेदभाव है, ये छूत अछूत का भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है। इट वाज इन आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। मतलब इसके तहत ये आप अगर कुछ क्लॉजेस जानना चाहते हो तो ये जान लो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में, कोई भी जगह पे जो कि स्टेट फंड से बना है या स्टेट फंड से मेंटेन होता है, तो उधर आप किसी भी आदमी को आप मना नहीं कर सकते हो इंटर करने के लिए, राइट। इट वाज इन आर्टिकल नंबर 17। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या है? इसमें देखिए साफ साफ बोला गया है कि नो टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टू बी गिवन बाय स्टेट्स और एनीबॉडी। मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स के अलावा, एकेडमिक टाइटल्स मींस डॉक्टरेट जो होता है ना, मिलिट्री टाइटल्स तो आपको पता है, डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये तो आपको पता है होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली बोला क्या गया है कि मिलिट्री और एकेडमिक्स के अलावा कोई भी टाइटल स्टेट किसी को नहीं दे सकता। और दूसरा चीज क्या है, कोई भी प्रेसिडेंट के या स्टेट के परमिशन के बगैर कोई भी फॉरेन स्टेट से, ताकि वो एनिमी हो, मतलब एनिमी अलायन हो या फ्रेंडली अलायन हो, कहीं से भी कोई भी टाइटल कोई नहीं ले सकता, ठीक है। और एक प्रोविजंस है, नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्ड्स एनी पोजीशन अंडर स्टेट शुड एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब अ, अगर कोई है, कोई कोई दूसरे दूसरे एनिमी अलाइन, मतलब कोई फॉरेन कंट्री से है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है बट इंडिया में एक पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो कहीं से भी ये जो है टाइटल्स वगैरह जो है, टाइटल्स वगैरह वो कहीं से भी ले सकता है, राइट। आई थिंक यू गाइस हैव गॉट इट। कुछ पीआईक्यूज है, कुछ पीआईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। Which among the following is not included in the fundamental rights embodied in the Constitution of India? इसमें से कौन से फंडामेंटल राइट है जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता? ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था, ठीक है। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम लोग ने बात किया। एक राइट टू फ्रीडम, ये 19 में होगा आपका, अभी तक आप लोगों ने पढ़े नहीं। एक है होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ये भी 19 के अंदर ही होगा। तो ये है, बट राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इसको हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि ये अभी लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। अभी नहीं, ये पहले से ही लीगल राइट था। तो ये दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्या है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टीज है, ये डब्ल्यूबीसी ये 2021 ये 20 में आया था शायद। देखिए, तो बोला क्या कि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राइट टू प्रॉपर्टी है क्या एक्चुअली? दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, ओके। सो दिस इज नॉट द लीगल राइट ऑफ योर टर्म। सो व्हाट विल बी द आंसर? ओके, तो मैंने पहले ही क्या बोला था कि अगर कोई राइट कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, तो भी हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मान सकते हैं। देखिए, इधर हम लोगों ने एक डिस्कस किया था ना, इस टॉपिक पे डिस्कस किया था ना एक, कि
अगर कोई भी राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल देंगे। अब राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर ही आता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देख लीजिए आप, इजीली इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए, तो फंडामेंटल राइट तो है नहीं, इकोनॉमिक राइट तो है नहीं, तो ये नेचुरल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही होगा। लीगल राइट भी तो आरटीआई वगैरह ये लीगल राइट होता है। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड and its practice in any form is forbidden under which article, बेसिकली ये बोल रहा है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल के अंदर है, स्टैटिक का पोर्शन है, आर्टिकल नंबर 17, राइट। आई थिंक यू हैव गॉट द फंडामेंटल राइट्स टिल नाउ। राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो कुछ भी 15 16 वगैरह 17 18 तक हम लोगों ने जब पढ़ा, आप लोग ये सब आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो यू गाइस कैन आस्क योर डाउट हेयर, ओके। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, यू कैन ज्वाइन हेयर, ओके। आई विल पोस्ट दिस पर्टिकुलर पीडीएफ हेयर ओनली, ओके। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को मैं इधर सेंड कर दूंगा। कोई भी डाउट वगैरह हुआ तो इधर आप लोग आस्क कर सकते हो। और एक चीज़, जो बैच अभी एफकेट का बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक बैच हम लोगों का दिसंबर 1 से एक बैच स्टार्ट हो चुका है, और एक बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जनवरी से। और एक जीएस का क्रैश कोर्स का बैच हम लोग चालू करेंगे, जीएस क्रैश कोर्स। जीएस क्रैश कोर्स का जो बैच होगा ये जनवरी 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जीएस क्रैश कोर्स का बैच, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस पढ़ेंगे जो जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। और क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री पढ़ेंगे, राइट। हम लोग ये पर्टिकुलर, और ये चीज़ आपको कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मतलब जीएस का जो क्रैश कोर्स होगा ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप सीडीएस दे रहे हो, एफकेट दे रहे हो, एफकेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट सीडीएस के लिए दिस विल बी परफेक्ट। सीएपीएफ में भी ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा। सीडीएस और एनडीए के लिए बेसिकली ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है, ठीक है। इसको हम लोग जनवरी 1 से हम लोग लॉन्च करेंगे। बाकी अगर आप कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक वेस्ट बंगाल के बात करते हैं, फूड एसआई दे रहे हो, या पुलिस का जो एसआई वाला फॉर्म है वो दे रहे हो, मिसलेनियस दे रहे हो, क्लर्कशिप दे रहे हो, तो फिर भी ये आप दिस पर्टिकुलर थिंग यू कैन बाय, कैश कोर्स यू कैन बाय। बट द थिंग इज हम लोग इधर वी विल यूज द लैंग्वेज इंग्लिश, ओके, फॉर द पीडीएफ एंड ऑल। एंड समझाने के लिए मैं बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और मैथ का एक मैंने प्लान कर रहा था पहले, मैथ का एक क्लासेस लेने का। तो मैथ का क्लास शायद अगले क्लास हम लोगों का मैथ का ही होगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि फंडामेंटल राइट को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो मतलब ख़त्म किया जाए, मतलब और 2-3 लेक्चर में फंडामेंटल राइट को ख़त्म किया जाए। बट आई थिंक आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन मैथमेटिक्स, स्पेशली एसआई और सीआई का जो टॉपिक है, ये आपका सीडीएस, एफकेट, एनडीए कोई भी एग्जाम दे रहा हो, सबका मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट भी करेंगे। और बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस पीआई की हुई सिर्फ करेंगे, और ज़्यादा लीनियंट सवाल हम लोग नहीं करने वाले हैं इधर, ठीक है, यूट्यूब में नहीं करने वाले। क्लास में हम लोग शायद करेंगे, मतलब शायद नहीं, क्लास में हम लोग जरूर करेंगे एफकेट के क्लासेस में। और स्पेशली सेपरेट मैथ का हम लोग बैच एक स्टार्ट करेंगे, अभी इसका कोई प्लान नहीं है, बट अगर अगर डिमांड आया तो हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। सो बोला क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, ये आर्टिकल नंबर 15 में आप लोग पढ़ा था ना, पढ़ा पढ़ा लग रहा है। जैसे फॉर बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट इज इंक्लूडेड इन व्हिच फंडामेंटल राइट्स, तो ये जो है ये चीज़ हम लोगों ने, मतलब कौन से आर्टिकल नंबर 15 जो है ये कौन से टाइप का राइट में है, राइट टू इक्वलिटी के अंदर, ठीक है। ईजी है कि इक्वल होगा, रेस, सेक्स, कास्ट, इसके बारे में, मतलब कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, सेक्स से हो, प्लेस कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, वो कानून के नज़र में इक्वली होगा, राइट। सो इजी, इट इज़ ऑन राइट टू इक्वलिटी, ओके। तो बैच के बारे में बात ये था, अगर आप और आपको बैच के बारे में जानना है तो यू गाइस कैन मैसेज मी हियर, ओके। बेसिकली एफकेट का बैच हम लोग एक और स्टार्ट करने वाले हैं, दैट विल बी फ्रॉम जनवरी 1, ओके। इस क्लास में हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे, पर डे हम लोग 2 क्लास करेंगे, एक दिन में हम लोग 2 क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, फेब्रुवरी में एग्ज़ाम है आपका,
फरवरी एंड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जनवरी का आप पकड़ के चलो उधर 31 डेज में हम लोग क्लास करेंगे 26 डेज के तकरीबन 26 डेज हम लोग उधर क्लास करेंगे। और आप फरवरी में पकड़ के चलो, फरवरी में आपके पास सिर्फ 10 डेज होगा क्लास के लिए और बाकी डेज हम लोग टेस्ट के लिए रखेंगे। ओके, तो इसलिए जनवरी 1 अगर पॉसिबल हुआ तो उसके पहले भी हम लोग, अगर रिस्पांस अच्छा मिला हम लोगों को तो फिर हम लोग दिसंबर में भी वो बैच स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिकली बात ये था कि हम लोगों के कौन सा बैच अभी हम लोग, यू गाइस कैन ज्वाइन, दैट इज एफकैट का बैच आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो, जीएस क्रैश कोर्स का बैच अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जीएस क्रैश कोर्स का बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज मैथ का। ये मैथ का बैच का कोई अनाउंसमेंट वगैरह अभी है नहीं, बट बेसिकली एफकैट एंड जीएस क्रैश कोर्स का बैच अभी ओपन टू ऑल है। राइट, बैच वगैरह ज्वाइन करने के लिए यू गाइस कैन मैसेज मी हियर, कोई भी डाउट आस्क करने के लिए यू गाइस कैन मैसेज मी हियर। इसमें आप लोग जुड़ जाओ, इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ, मैं डेली का डेली क्विज पोस्ट करूंगा अगर मेंबर्स अच्छे हुए तो। और क्या, और ये जो पीडीएफ वगैरह है मैं इधर पे ही भेज दूंगा। ओके गाइज, लेट्स एंड आवर क्लास फॉर टुडे। हम लोग बाकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सारा एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज रहेगा। ठीक है, ओके, सी यू।